वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो आज की इस वन शॉट क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जो कि है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ कवर करेंगे सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से आपके कवर किए जाएंगे कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी पार्ट आपका यहाँ पे स्किप नहीं होगा, तो इस वन शॉट को शुरू से लेके एंड तक देखें। तो चैप्टर को शुरू करते थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि किसने दी या किससे रिलेटेड है। तो फर्स्टली शुरू करते हैं। आपकी जो बात की जाए, अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर बात की जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स तो आपको यहाँ पे याद रखना है ग्रिगोर जोहान मेंडल। ठीक है, तो मेंडल है जो वो आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स है। नेक्स्ट यहीं पे आपको याद रखना है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, विलियम बेटसन। जो विलियम बेटसन है वो है आपके फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और यहीं पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इस जेन से समझ जाना। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं आपके क्या, मॉर्गन। ठीक है, एंड यहीं पे एक और चीज़ छोटी सी आपको याद रखनी है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या आपको याद रखना है, फादर ऑफ ह्यूमन या फिर बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी लिख सकते हैं हम, फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ए गैरोड, ए गैरोड। ठीक है, तो ये कुछ आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आता है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये टेबल बना दिए, इसको एज इट इज़ याद रख लेना। तो एक बार दोबारा देखते हैं, क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है आपके, फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रिगोर जोहान मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, विलियम बेटसन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन। और फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन है, ए गैरोड। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और याद रखना, कुछ एक आपकी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, वो टर्मिनोलॉजीज किसने दी, कई बार ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक टर्म आती है आपकी यहाँ पे क्या, अलील्स। ठीक है, एक टर्म आती है आपकी जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स। एंड एक टर्म आती है आपकी यहाँ पे होमोजाइगस। देखो मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में कि होमोजाइगस क्या होता है या हेट्रोजाइगस क्या होता है, क्योंकि तुम 12th भी करके आए हो, ग्रेजुएशन भी करके आए हो एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी होगी। ठीक है, तो ये चार टर्म है आपकी, कई बार यही से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं ये किसने दी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आपकी दे रखी है किसने, विलियम बेटसन ने। ठीक है, विलियम बेटसन। ठीक है, तो ये क्या है, टर्म गिवन बाय। तो ये सारी टर्म आपकी दे रखी किसने, विलियम बेटसन ने। देखो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे जब तुम PYQs करोगे तो तुम्हें वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। एंड यहीं पे आपकी एक टर्म आती है क्या, आपकी टर्म है जीन्स। जो आपकी टर्म जीन्स है ये किसने दी थी आपकी, ये दी थी आपकी जोहानसन ने, जोहानसन। ठीक है, कब दी, और 1909 में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है। एंड यहीं पे थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखना, जो ए गैरोड है। ठीक है, ए गैरोड क्या आपका फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है। तो उसने एक जेनेटिक डिसऑर्डर ढूंढा था जिसका नाम था आपका अल कैप्टोन यूरिया, अल
कैप्टोन, ALKAPTON, एल कैप्टोन यूरिया। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर ढूंढा था इसने, ए गैरोड ने, और इस डिसऑर्डर को कई बार एक और नाम दिया जाता है जो कि है आपका ब्लैक यूरिन डिजीज़। ठीक है, वैसे तो डिजीज़ वाले पार्ट में भी कवर कर लेंगे, बट कोई नहीं, इसको यहीं पे याद रख लेना। ब्लैक यूरिन डिजीज़ यानी कि एल कैप्टोन यूरिया किसने ढूंढा था? आपका ए गैरोड ने। और जो ये आपका एल कैप्टोन यूरिया था, ये क्या था आपका? ये था आपका फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर। फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर था ये आपका, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, और ये जो डिसऑर्डर था ये होता किस वजह से था? इसमें क्या होता था? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता था। जैसे यूरिन जो होता था इंसान का, वो एयर के कांटेक्ट में आता था, वो ब्लैक उसका कलर चेंज हो जाता था। किस वजह से होता था आपका? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एंजाइम कौन सा था आपका? होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। और यहीं पे याद रखना जो क्या था आपका कॉन्सेप्ट था आपका, एक वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ये किसने दिया था आपका? ये भी दिया था आपका ए गैरोड ने ही। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ वन म्यूटेंट जीन, वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। देखो एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दे रखी, बट पीवाईक्यू जब देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, कि ये आपका किसने दिया, ये किसने दिया। तो यहाँ पे याद रखना ए गैरोड ने आपका फर्स्ट मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर ढूंढा, एल्केप्टोन्यूरिया। उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट था। कौन सा कॉन्सेप्ट आपका? कॉन्सेप्ट था आपका, जस्ट ए सेकेंड भाई, कॉन्सेप्ट क्या था आपका? वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ये भी आपका ए गैरोड ने ही दिया था। आई होप जितनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई गई होंगी, साथ ही साथ आपको सब कुछ याद हो गया होगा। तो देखो अब जो टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट है, अलील क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, वो पार्ट मैं यहाँ स्किप करूँगा क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, मैं मान के चल रहा हूँ वो आपको आता होगा। अब यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा। जस्ट ए सेकेंड, एक टेबल ऐड कर लेते एक बार। इसमें 8 कॉलम्स होने चाहिए। अच्छा, कॉलम्स तो 3, रो 8। तो एक बार मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ये है आपकी टेबल। इस टेबल में आपके वो ट्रेड्स दे रखे हैं जो कि मेंडल ने अपनी स्टडी में यूज़ किए थे। देखो कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने कितने ट्रेड्स यहाँ पे या कितने कैरेक्टर स्टडी किए थे। तो इसमें याद रखना मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए थे वो कितने थे आपके? 14 कैरेक्टर्स थे। ठीक है, कैरेक्टर्स हो तो 14 कैरेक्टर्स थे, या फिर कई बार आ जाता है आपका 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स थे आपके। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कैरेक्टर वैसे तो टोटल 14 थे, बट कई बार आ जाता है आपका कितने थे? 7 पेयर में थे, अगर पेयर में आ जाए तो। ठीक है, तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर आप पेयर वगैरह ध्यान से नहीं पढ़ते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो आपके ये 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स थे, इनकी जो जीन्स थी वो 4 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थी। ये चीज़ किसने बताई? एस ब्लिक्स्ट ने बताई थी। जस्ट ए सेकेंड, किसने? एस ब्लिक्स्ट। ठीक है, एस ब्लिक्स्ट ने क्या बताया कि जो आपकी जीन्स ऑफ 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स आर present only on 4 chromosomes।
प्रेजेंट ओनली ऑन 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, कि जो इनकी जीन्स थी वो सिर्फ आपकी कितने 7 देखो वैसे तो 14 कैरेक्टर थे, बट 7 पेयर्स भी हम उन्हें बोल सकते 14 को। तो इन 7 पेयर्स की कैरेक्टर्स की जो जीन थी वो आपके 4 क्रोमोसोम्स पे अवेलेबल थी। अब यहाँ से तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं अब तुम्हें बता दूंगा कैसे तुम्हें याद रखना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है तुम्हारी? ट्रिक है तुम्हारी क्या, देखो तुम्हें याद रखना है सिर्फ एस एफ पी एस। एस पी एफ सुना होगा, ठीक है, क्या सुना होगा तुमने? एस पी एफ सुना होगा। तो एस पी एफ एक एफ और, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, ये यहाँ पे एफ नहीं, ये एस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रखना एस पी एफ्स। ठीक है, वो कुछ आपकी यूवी प्रोटेक्टेड क्रीम्स वगैरह आती हैं, वो एस पी एफ उनमें देखा जाता है, तो वो एस पी एफ आपको याद रखना है। अब यहाँ देखो ध्यान से, जो ये एस है दिस इज़ फॉर स्टेम, दिस इज़ फॉर फ्लावर, दिस इज़ फॉर पोड एंड दिस इज़ फॉर सीड। ठीक है, तो देखो इस वाले एस से क्या क्या याद रखना है तुम्हें? फर्स्ट वाले से स्टेम हाइट, एफ से क्या याद रखना है? नेक्स्ट कैरेक्टर फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फिर पी से पोड शेप, पोड कलर, एस से सीड शेप, सीड कलर। ठीक है, एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनो, जो एक कैरेक्टर्स मैंने इस टेबल में लिख रखे हैं इनको एज इट इज़ 1 बाय 1 इसी सीरीज़ में याद रखना, तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब वो आसान किस तरह से होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या याद रखना है इस टेबल को याद करने के लिए। एस पी एफ एफ याद रखना आपको, एस पी एफ एस। ठीक है, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। अब यहाँ पे एस पी एफ्स हो गया तुम्हारा एक तो, जो कि याद रखना है, और तुम्हें याद रखना है एक कोड 4144571। ठीक है, 4144571। ठीक है, अब इससे क्या होगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा वो चीज़ देखो, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ये है तुम्हारा किस चीज़ का? क्रोमोजोम नंबर का, क्रोमोजोम नंबर। ठीक है, अब देखो जो स्टेम हाइट के लिए जो क्रोमोजोम है वो है तुम्हारा क्रोमोजोम नंबर 4, फ्लावर कलर के लिए क्रोमोजोम नंबर 1, फ्लावर पोजीशन के लिए क्रोमोजोम नंबर 4, पोड शेप के लिए क्रोमोजोम नंबर 4, पोड कलर के लिए क्रोमोजोम नंबर 5, सीड शेप के लिए क्रोमोजोम नंबर 7, सीड कलर के लिए क्रोमोजोम नंबर 1। तो ये तुम्हारे 4 क्रोमोजोम कौन से हैं? अब वो तुम्हें पता लग गया होगा। क्रोमोजोम 1, ठीक है, सॉरी क्रोमोजोम 4 है, 1 है, 5 है और 7 है। तो ये वो 4 क्रोमोजोम है जिन पे इन 14 कैरेक्टर्स की जीन्स प्रेजेंट है, और ये तुम्हें सीरीज में याद होना चाहिए, क्योंकि जब तुम PYQs देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्टली, फ्लावर पोजीशन के लिए कौन सा क्रोमोजोम नंबर रिस्पॉन्सिबल है इस जीन के लिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए 4। अगर सीरीज में तुम इसको SPFS के हिसाब से याद कर लोगे, और जो एक कोड है तुम्हारा 41444571, जिस तरह भी तुम याद कर पाओ इसको सीरीज में अगर कर लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आई होप इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। अब यहाँ देखो, जो तुम्हारा स्टेम हाइट है इसमें तुम्हारी 2 कंडीशन हो सकती है ट्रेड्स की, या तो ट्रेड डोमिनेंट होगा या ट्रेड तुम्हारा रिसेसिव होगा। जो पहले लिखा गया है वो डोमिनेंट है और जो बाद में लिखा गया है वो रिसेसिव है। तो हाइट में डोमिनेंट है टॉल और हाइट में रिसेसिव है ड्वार्फ। फ्लावर कलर में डोमिनेंट है वॉयलेट, रिसेसिव है वाइट। फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट एक्सियल, रिसेसिव टर्मिनल। पोड शेप में डोमिनेंट है इन्फ्लेटेड, रिसेसिव है कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड कलर यहाँ पे ध्यान से देखना, पोड कलर में डोमिनेंट है ग्रीन और रिसेसिव है येलो। सीड शेप डोमिनेंट है राउंड, रिसेसिव है रिंकल्ड। सीड कलर में यूजुअली कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से देखना, सीड कलर में डोमिनेंट येलो है, ग्रीन नहीं है डोमिनेंट। सीड कलर में डोमिनेंट येलो है और रिसेसिव तुम्हारा ग्रीन है। तो आई होप जो चीज़ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था वो शायद तुम्हें समझ आ गई होगी। तो ये कोड्स एज इट इज़ याद रख लेना,
571। और जो ये आपकी ट्रिक है SPFS, इसको याद रख लेना, तो ये तुम्हारा यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट पार्ट। एंड अच्छा, एक चीज़ और यहीं पे छोटी सी जो तुम्हें याद रखनी है, जो तुम्हारी फ्लावर कलर की जीन होती है, क्या इसको रेड से लिखते हैं ताकि विजिबल हो। जो फ्लावर कलर की जीन है वो कैसी है आपकी, एक सेकंड इसको नीचे लिखवा देता हूँ, एक बार इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, एक सेकंड भाई। ठीक ठाक तरीके से तुम्हें ये विजिबल हो पाए। ठीक है, एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। ये तुम्हारी ट्रिक है SPFS की, और ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन है जो कि तुम्हें एज इट इज़ याद रखनी है। अब देखो, जो तुम्हारी क्या है फ्लावर कलर की जो जीन है वो कैसी होती है, प्लियोट्रोपिक होती है। चलो नीचे लिखवा देता हूँ मैं, फ्लावर कलर जीन इज जीन इज प्लियोट्रोपिक। प्लियोट्रोपिक प्लियोट्रोपिक का क्या मतलब होता है, जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को रेगुलेट करती है तो उसको हम बोलते हैं आपका प्लियोट्रोपिक जीन। अब जो तुम्हारी फ्लावर कलर की जो जीन हो प्लियोट्रोपिक कैसे है, ये देखो फ्लावर कलर को ये रेगुलेट करती है, सीड कलर को भी ये रेगुलेट करती है, और भी कुछ चीज़ है जिनको ये रेगुलेट करती है, यानी कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को ये रेगुलेट कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आपका प्लियोट्रोपिक जीन। PYQs देखोगे जब तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तुमसे क्रोमोजोम नंबर पूछ रखा होगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ याद रख लेना और क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। एंड 4 क्रोमोजोम कौन से तुम्हें, वैसे तो मुश्किल चीज़ नहीं है, 4 क्रोमोजोम है, 4, 5, 7 और 1, ये तुम्हारे वो 4 क्रोमोजोम हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। एंड NCERT में एक लाइन दे रखी है यहाँ पे, मेंडल ने सिलेक्ट की थी 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़। मेंडल ने कितनी प्लांट वेराइटी सिलेक्ट की थी, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़। तो ये मैं लिख देता हूँ, क्या था आपका, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। अगर पूछा जाए कितनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़ थी, 14 थी आपकी प्लांट वेराइटीज़, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़। अगर पूछा जाए कैरेक्टर कितने थे, 14 कैरेक्टर्स थे या फिर 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स थे, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, क्लियर कर लेना बस। एंड एक चीज़ छोटी सी और मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूँ, जो मैं बतानी भूल गया था, जो तुम्हारी क्या जीन्स किसने दी तुम्हारी, ये दे रखी जॉनसन ने। वहीं पे जॉनसन ने 1-2 चीज़ें और दी थी, जैसे कि आपका क्या फिनोटाइप भी किसने दिया तुम्हारा, जॉनसन ने। उसी के साथ साथ आपका फैक्टर्स, जस्ट ए सेकेंड, फैक्टर से पहले जीनोटाइप भी जॉनसन ने दिया, एंड आपका क्या फैक्टर्स, ये टर्म्स, ये भी चीज़ें आपकी किसने दी, जॉनसन ने दी। तो इनको भी याद रख लेना कि ये किसने दे रखी तुम्हारी, जो एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं भाई। तो देखो, जीन्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप और फैक्टर्स, सारी की सारी चीज़ें किसने दी तुम्हारी, जॉनसन ने, और विलियम बेटसन ने दी थी अलील जेनेटिक्स होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आपके। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे आपके क्या, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। तो देखो भाई, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में जो सबसे पहली चीज़ हमें स्टडी करनी है वो है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। शॉर्ट में और कंसाइज बताऊंगा मैं आप। तो इसमें क्या है तुम्हारी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में 2 चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज योर मोनो
हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना जो कि मैं आपको बताऊंगा, पहला है मोनो हाइब्रिड और दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे जो स्टडीज़ मेंडल ने की, उन स्टडीज़ के रिजल्ट के बेसिस पे मेंडल ने क्या दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और दूसरा जो आपका लॉ था जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था वो था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड जो आपका लॉ था वो क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो कई बार आपसे क्या पता डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड कौन से लॉ थे और डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड कौन से लॉ थे। तो वन बाय वन हम शुरू करेंगे एंड देखते हैं। सबसे पहले है आपका, फर्स्टली वी विल सी आपका क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हम शुरू करेंगे आपका। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब आपके किसी एक क्रॉस में सिंगल पेयर ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ सिंगल पेयर ऑफ, स्टडी ऑफ सिंगल पेयर ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है। मेंडेलियन फैक्टर वी कैन राइट हेयर, मेंडेलियन फैक्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, जैसे कि सिंपली हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे एक, हम यहाँ पे एक ट्रेट कंसिडर कर लेते हैं। ट्रेट क्या हो सकता है आपका? हाइट का ट्रेट हो सकता है। अब उस ट्रेट के दो मतलब दो साइड्स हो सकती हैं, एक टॉल हो सकता है, एक ड्वार्फ हो सकता है। तो वैसे तो यहाँ पे मेंडेलियन फैक्टर पेयर में देखें तो आपका सिंगल ही है ना, हाइट में दो चीज़ें आपकी टॉल और ड्वार्फ। तो जब हम सिंगल कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो वो है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब देखो मान लीजिए जैसे कि क्रॉस वैसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट कोई नहीं, एक बार मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये हमने लिए क्या, प्योर टॉल क्रॉस किया हमने प्योर ड्वार्फ के साथ। देखो बेसिक चीज़ें हैं। फिर F1 में हमें क्या मिल गया आपका? ये हाइब्रिड टोल मिल गया। अब जब इस हाइब्रिड टोल को क्रॉस करेंगे हाइब्रिड टोल के साथ तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? देन वी विल गोट प्योर टोल आपका, आपका हाइब्रिड टोल, सिमिलरली एक और हाइब्रिड टोल एंड एक आपका यहाँ पे ड्वार्फ मिल जाएगा। ये मिल गए। अगर यहाँ बात की जाए, ये क्या है आपके? ये आपके F2 जनरेशन के फिनोटाइप हैं, ठीक है। और ये क्या था आपकी? ये थी आपकी F1 जनरेशन। तो ये याद रखना, ये थी आपकी F1 जनरेशन, ये F2। F1 में सारे हाइब्रिड टोल थे। F2 में आपके कितने हैं? F2 में देखो एक प्योर टोल, एक हाइब्रिड टोल, एक हाइब्रिड टोल, एक प्योर ड्वार्फ। यानी कि अगर प्योर टोल की बात करें तो एक है, और हाइब्रिड टोल की बात करें तो दो हैं, और ओवरऑल प्योर ड्वार्फ की एक बात करें तो आपका एक ही है। तो यहाँ पे देखो जीनोटिपिक रेशो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशो क्या होगा आपका? तो जीनोटिपिक रेशो होगा तुम्हारा 1:2:1। एक प्योर टोल, दो हाइब्रिड टोल और एक तुम्हारा ड्वार्फ। और अगर फिनोटिपिक रेशो की हम बात करें, यानी कि अपीयरेंस के बेस पे, देखो जेनेटिक लेवल पे इनमें डिफरेंस है वैसे, पर दिखने में तो टोल ही होंगे ना। तो फिनोटिपिक रेशो हो जाएगा आपका 3:1, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे आपका क्या दे रखा? आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे रखा है। तो वो हम देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और ये उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आपके रिजल्ट्स या रेशो जो भी आप कहो इनको। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड, अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा लॉ क्या आता है? फर्स्ट लॉ इज योर
लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो याद रखना इसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, एक बार ये देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जब दो होमोजाइगस इंडिविजुअल, देखो ये दोनों होमोजाइगस है ना, कैपिटल टी टी है, दोनों सेम टी है, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल, एक होमोजाइगस इंडिविजुअल ये, एक होमोजाइगस इंडिविजुअल ये, जब दो होमोजाइगस इंडिविजुअल विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जब आपके दो होमोजाइगस इंडिविजुअल जिनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग, अपोजिट है, ये आपका टोल है और ये आपका ड्वार्फ है, अपोजिट होगी ना टोल और ड्वार्फ। जब ऐसे होमोजाइगस इंडिविजुअल क्रॉस किए जाते हैं और क्रॉस करने से जो F1 में जो भी आपका कैरेक्टर अपीयर होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। और जो नहीं अपीयर होता वो होता है आपका रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसको एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या है इसमें, when two homozygous individuals with contrasting characters are crossed, the character that appears in the F1 hybrids, that appears in the F1 hybrids is dominant, and that doesn't appear is recessive, सो गाइज आई होप आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सेकंड लॉ पे, और जो कि है आपका क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो देखो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, या फिर ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को, ठीक है, ताकि सेग्रीगेशन वाला लॉ भी आपका यहीं पे आ जाए। ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ वी विल सी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो जो आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम बोलते, जस्ट ए सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, इसका एक और नाम भी होता है, और वो दूसरा नाम क्या है आपका, इट इज़ प्योरिटी ऑफ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, तो ये याद रखना। तो अब इसमें क्या कहा जाता है वो हम देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। देखो इसमें ये कहा जाता है जब आपके क्या दो अलीलोमॉर्फ्स, दो अलग अलग अलीलोमॉर्फ्स हैं, देखो जैसे एक अलीलोमॉर्फ आपका कैपिटल टी है और एक आपका स्मॉल टी है, जब दो अलीलोमॉर्फ्स एक ही साथ आ जाते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन ये फॉर्म कर लेते हैं, तो देखो भले ही ये एक साथ आ गए बट ये कभी भी मिक्स नहीं होते, ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों सेपरेट ही रहते हैं। जब इनसे आपका गैमीट बनेगा, ठीक है, तो एक गैमीट कैपिटल टी का बन जाएगा और एक गैमीट आपका स्मॉल टी का बन जाएगा। ये कहता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको एक बार मैं डिफाइन करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। देखो अब क्या इसमें कहा गया, when a pair of contrasting factors or genes are come together in a हाइब्रिड लिख दो या हेट्रोजाइगस कंडीशन लिख दो, इन ए हाइब्रिड द टू मेंबर्स रिमेन अनअफेक्टेड, हम लिख सकते हैं, ठीक है, रिमेन टुगेदर
रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग या विदाउट कंटामिनेटेड, विदाउट कंटामिनेटेड, विदाउट कंटामिनेटेड, ठीक है। एंड व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, एंड व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, एंड व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, the two alleles separate out and one allele enter each gamete, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट समझ में आ गया होगा। और क्योंकि ये सेपरेट हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते, इसीलिए इस लॉ को क्या बोला जाता है, आपका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। मूव करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट पे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सबसे पहले हमने कंप्लीट कर लिया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले हम एक छोटी सी चीज़, छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, जो कि है आपका टेस्ट क्रॉस। देखो, टेस्ट क्रॉस को लिखवाने से पहले मैं तुम्हें एक बार समझाऊंगा टेस्ट क्रॉस होता क्या है। देखो, हमें क्या पता है, ये आपका टोल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये ड्वार्फ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी दोनों टीटी हैं, तो ये कैसा हो गया आपका होमोजाइगस टोल, इसे हम बोलेंगे, दोनों सेम है, होमोजाइगस टोल, ठीक है। और ये कैसा है आपका हेट्रोजाइगस टोल, ठीक है, हेट्रोजाइगस टोल है, ये आपका हेट्रोजाइगस टोल है। अब देखो, बाहर से देखने पे तो ये कंडीशन भी टोल है और ये कंडीशन भी टोल है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो जेनेटिक लेवल पे है इसका, ठीक है। तो सिर्फ देख के तो हम ये नहीं बता सकते कि होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। देख के हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये टोल है या ड्वार्फ है। तो अब टेस्ट क्रॉस को यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि ये होमोजाइगस टोल है या फिर ये चीज़ आपकी हेट्रोजाइगस टोल है, ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस में होता क्या, वो देखो, जस्ट ए सेकंड, टेस्ट क्रॉस देखते एक बार आपका। तो देखो, टेस्ट क्रॉस में क्या करवाते हैं हम, पहले मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, होमोजाइगस टोल को क्रॉस करवाया ड्वार्फ के साथ, तो F1 में क्या मिल गए, सारे हाइब्रिड टोल मिल गए। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जो ये F1 का हाइब्रिड टोल है, इसको हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, आपके रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, यानी कि स्मॉल टीटी के साथ। तो जिससे हमें क्या मिलेगा, आपका ये, देन ये, ठीक है, और फिर फाइनली आपका ये। तो ये होता है आपका टेस्ट क्रॉस। इसमें हमें क्या मिल गए, हाफ तो मिल गए हाइब्रिड टोल और हाफ क्या मिल गए आपके ड्वार्फ, ठीक है। तो ये होता है आपका टेस्ट क्रॉस। जब आपके F1 के इंडिविजुअल को, किसको, ये आपका F1 का इंडिविजुअल था, F1 के इंडिविजुअल को क्रॉस करवाया रिसेसिव के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं आपका टेस्ट क्रॉस। और जो तुम्हारा टेस्ट क्रॉस होता है, ये एक टाइप का बैक क्रॉस भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, द organism of a dominant phenotype but unknown genotype, ठीक है, यानी कि उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता नहीं है, इज crossed to a homozygous recessive individual, और ये होता है आपका क्या, टेस्ट क्रॉस। और फिर देखो क्या आए थे, हाफ टोल आए थे और हाफ के ड्वार्फ आए थे। तो ओवरऑल देखे तो आपका रेशो क्या आया था यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में, 1:1 आपका ये रेशो आ गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम मूव करेंगे किस पे, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस पे।
थोड़ा सा इसको कंसाइज कर दिया है वही, एंड सिमिलरली इसको भी कंसाइज कर देते हैं ताकि अपना स्पेस यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमें एक ही आपका लॉ मिलता है, जो कि क्या है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखना कि यहाँ पे आपको देखो, पूरा मैं यहाँ क्रॉस नहीं बनवाने वाला, डायरेक्टली आप लोगों को रेशो बता दूंगा जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जो आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो लॉ क्या है वो मैं बता दूंगा। देखो भाई, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो क्या कहता है, सबसे पहले इसमें एक तो हम स्टडी करते हैं टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारा सिर्फ एक कैरेक्टर था, क्या था, हाइट का कैरेक्टर। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम एक साथ दो कैरेक्टर्स को लेंगे। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल ले रखा है वो आपका क्या ले रखा है, आपके जो सीड हैं उनका सीड का कलर, ठीक है, और उनकी शेप। एक कलर का ट्रेट है, एक शेप का कलर है। सीड कलर क्या हो सकता है, येलो और ग्रीन हो सकता है, और जो आपका सीड का शेप है वो रिंकल्ड हो सकता है, या फिर आपका कैसा हो सकता है, आपका राउंड हो सकता है। तो दो कैरेक्टर से एक साथ स्टडी किए जाते हैं। अब इसको देखते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट when two pairs of characters are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद रखनी है, ये क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे हम क्या देख रहे हैं, आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वही आपका, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखनी वो क्या है, जो आपका ये लॉ होता है, क्या जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हो रही है, ये आपकी जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। इंडिपेंडेंट assortment is not applicable to या not applicable for the genes located on the same chromosome, ठीक है। और ऐसी जीन जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, आपका दैट इज योर लिंक्ड जीन्स। जो आपकी लिंक्ड जीन्स होती है उन पे आपका ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये अच्छे से याद रखना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द लिंक्ड जीन्स या जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो तुम्हारा फिनोटिपिक रेशो आता है, क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस में तुम्हारा फिनोटिपिक रेशो PR ये कितना आता है, 9:3:3:1। सो गाइज आई होप यहाँ पे तुम्हें क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ आ गया होगा। भाई क्रॉस वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लगता तो वो नहीं बनाया, आई होप कि तुम्हें पता होगा उसके बारे में। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम स्टडी करेंगे वो है आपका क्या, जीन इंटरेक्शंस। देखो जीन इंटरेक्शंस का पहले तुम्हें मैं बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, फिर 1 बाय 1 जो भी इंपॉर्टेंट होगा सब कुछ हम कवर कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, जीन इंटरेक्शंस, ठीक है।
तो जीन इंटरेक्शंस हम शुरू करेंगे अब। आपके जो जीन इंटरेक्शंस हैं वो एक तो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, ठीक है, इंट्राजेनिक। और दूसरा इंटरजेनिक, ठीक है। तो अब इनके बारे में देखना एक बार। फर्स्टली आपका क्या है, इंट्राजेनिक है, और दूसरा है तुम्हारा इंटरजेनिक। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इंट्राजेनिक जो इंटरेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं आपका वन जीन इंटरेक्शन, यानी कि एक जीन का आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। और इंटरजेनिक को हम बोल सकते हैं आपका टू या दो से दो ही मेनली आप याद रखना, टू जीन इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन। यानी कि यहाँ पे इंट्राजेनिक के केस में जो इंटरेक्शन होगा वो विद इन द अलील्स होगा, और इंटरजेनिक के केस में जो इंटरेक्शन होगा वो अलग अलग जीन्स के बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्राजेनिक में जो तुम्हें एग्जाम्पल याद रखने हैं वो क्या क्या है वो देखो। इंट्राजेनिक में सबसे पहले याद रखना है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा याद रखना है आपको कोडोमिनेंस, ठीक है। और तीसरा याद रखना है क्या, योर मल्टीपल अलील्स। और इंटरजेनिक के केस में आपको याद रखना है, सबसे पहले याद रखना एक तो क्या, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। दूसरा यहां पे याद रखना है आपको क्या, सप्लीमेंट्री जीन्स। देखो जो ये एक्स्ट्रा इंटरेक्शंस मैं बता रहा हूं डिटेल में नहीं बताऊंगा, कंसाइज इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि याद रखनी इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ। तीसरा याद रखना है यहां पे एपिस्टेसिस। और चौथा याद रखना आपको यहां पे क्या, प्लियोट्रोपी। तो अब इसमें एक चीज देखो, जो तुम्हारे क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील्स, इनको तो हम थोड़ा सा अच्छे से और डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। बट जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है इंटरजेनिक के जो एग्जांपल्स हैं इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताऊं सिर्फ उतना याद रख लेना। इसमें तुम्हें याद रखने हैं यहाँ पे कुछ रेशोज़, तो यहाँ मैं लिखवा भी देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे कुछ मैं आपको रेशो बताऊंगा, जो रेशो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। रेशो देखो, रेशो में क्या याद रखना है, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये ऐसे है ना, तो इसको सिर्फ मूव करते हैं, बाद में हम एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। देखो एक सेकेंड अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ रह गई है। तो यहाँ देखो क्या याद रखने तुम्हें, कुछ यहाँ पे मैं रेशोज़ बताऊंगा, वो रेशोज़ आपको एज इट इज़ याद रखने। देखो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में सिंपली समझो, मान लीजिए एक जीन ए है और एक जीन बी है, ये दोनों जीन मिलके एक खास कलर बना रही, मान लीजिए पर्पल कलर ये फॉर्म कर रही है, ठीक है। ए और बी मिलके पर्पल कलर बना रही है। इन केस अगर बी गायब हो गया तो भी पर्पल कलर नहीं बनेगा, ठीक है, एक कंडीशन। और अगर किसी तरह से तुम्हारा ए गायब हो गया तो भी पर्पल कलर नहीं बनेगा। यानी कि पर्पल कलर को बनाने के लिए दोनों जीन्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इस तरह के इंटरेक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, ठीक है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, मान लीजिए ए और बी से पर्पल कलर बन रहा है, बट इन केस अगर बी गायब भी हो जाए तो भी पर्पल कलर आपका बनेगा, वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपका ट्रेट ही फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह के जो इंटरेक्शन होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सिर्फ तुम्हें यहां पे रेशो याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री का रेशो है 9:7। सप्लीमेंट्री का रेशो है तुम्हारा 9:3:4। अब जो तुम्हारा क्या है, ये एपिस्टेसिस है। एपिस्टेसिस के यहाँ पे दो केस है भाई, जस्ट ए सेकेंड,
एपिस्टेसिस में दो कंडीशन है तुम्हारी, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है और एक होता है तुम्हारा रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो दोनों ही तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। एपिस्टेसिस डोमिनेंट में क्या आएगा? 12:3:1। और रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या आएगा तुम्हारा? 9:3:4। आई होप आप लोगों को ये रेशो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। एपिस्टेसिस के केस में डोमिनेंट का केस अलग है और रिसेसिव का अलग है। बट जब तुम PYQs देखोगे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे सप्लीमेंट्री जीन्स का रेशो क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशो क्या है। तो इनको अगर तुम याद रख लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक टेबल की फॉर्म हम दे देते हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो भाई इनको एज इट इज़ याद रख लेना, इन रेशोज़ को। बहुत ज़्यादा इसमें तुम्हें और कुछ नहीं देखना है, डिटेल में मत जाना क्रॉस वगैरह में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में तुम्हारी सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है फिलहाल। और दूसरी बात, ये तुम्हारा NCERT में दे नहीं रखा, बट रेशोज़ वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते, इसलिए इनको देखना इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टडी करते हैं आपका इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस को 1 by 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका किससे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। फर्स्ट है क्या आपका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी हम इसे बोलते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है। इसमें जो हम एग्जाम्पल जो स्टडी करते हैं वो आपके, पहले मैं एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। हम यहाँ पे एक जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं वो है आपका मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, या जिसे हम बोलते हैं आपका 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, या फिर आपका स्नैपड्रैगन प्लांट, स्नैपड्रैगन प्लांट। तो इसमें देखो अब क्या होता है, समझा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। मान लीजिए आपने एक फ्लावर लिया RR, जो कि कैसा है आपका? रेड। दूसरा फ्लावर आपने लिया स्मॉल r, जो कि है आपका वाइट। जब इनका हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन आई वो कैसी आ गई? कैपिटल R स्मॉल r। तो देखो यहाँ पे क्या आ गई? एक ये आ गई हमारी कैपिटल R स्मॉल r। तो ट्रेडिशनली अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम देखें तो ये कैसा कलर होना चाहिए? ये होना चाहिए रेड। किसके हिसाब से? मेंडल के हिसाब से ये कलर होना चाहिए आपका रेड। बट एक्चुअल में जो ये कलर होता है, ये कैसा कलर होता है? एक्चुअल में ये कलर था आपका पिंक। ठीक है, मेंडल के हिसाब से रेड होना चाहिए था, बट एक्चुअल में पिंक कलर था। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तुम्हारे मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो नहीं करता, एक तो ये याद रखना। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको बता भी देते हैं। तो मेंडल के हिसाब से ये होना चाहिए था, बट ये कलर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। एक्चुअल जो कलर हमारा यहाँ पे आया वो था पिंक। तो यहाँ पे देखो इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? देखो ये तो रियल लाइफ जैसा हो गया ना। जब रेड में हम थोड़ा सा व्हाइट कलर मिला देंगे तो ब्लेंड करके वो एक थोड़ी सी लाइट टोन प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि आपकी पिंक कलर की आती है। ठीक है, बट मेंडल का क्या कॉन्सेप्ट था? अगर कैपिटल आपका डोमिनेंट अगर आपका प्रेजेंट है तो आपका रेड कलर आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। तो ये चीज़ याद रखना, मेंडल को ये फॉलो नहीं करता। और हमें F1 में क्या कलर मिल रहा है? आपका पिंक। और जब इसको हम दोबारा से क्रॉस करवाएंगे F1 वालों को, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिएगा तो यहीं पे हम लिख देते हैं इसको। ये कैसा कलर आया आपका? ये आया आपका पिंक। ठीक है, ये आपका पिंक आ गया। तो अब देखो, अब जब हम क्रॉस करवाएंगे F1 वालों को दोबारा से तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट कैपिटल R, देन वी विल गेट कैपिटल R स्मॉल r, वी विल गेट अनदर कैपिटल R स्मॉल r, एंड फाइनली RR। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये था, ये तो आपका प्योरली आपका रेड था। ये आपके कैसे हैं? ये दोनों आएंगे आपके पिंक। मेंडल के हिसाब से तो ये तीनों ही पिंक आने चाहिए थे ये वाले, बट यहाँ पे ये दो आपके क्या आएंगे? पिंक आएंगे। सिर्फ एक आपका रेड आएगा और ये आ जाएगा आपका वाइट।
तो ये रेशो क्या आ गया तुम्हारा, रेशो आ गया आपका 1:2:1। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये फिनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 है और जीनोटिपिक रेशो भी तुम्हारा 1:1 है। दिस इज फिनोटिपिक रेशो भी यही है और जीनोटिपिक रेशो भी यही है। कई बार तुमसे ना एक इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी किस कंडीशन में, आपको एग्जांपल दे देंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में या को डोमिनेंस में, इनमें से किस ऑप्शन में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो तुम्हारा सेम रहता है। तो याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड इसी के साथ तुम्हें मैं यहाँ पे क्या समझा देता हूँ, क्या तुम्हें यहीं पे मैं को डोमिनेंस भी बता देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा यहीं पे आपका सेकंड इज योर को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, तो अब को डोमिनेंस में क्या होता है आपका, तो सिंपली एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आपके पास एक रेड कलर का कैटल है और एक वाइट कलर का कैटल है। ठीक है, ये है रेड और ये है वाइट। तो जब इनको हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 में हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मेंडल के हिसाब से तो ये कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। बट इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये कैटल हमें मिलता है, मान लीजिए क्या कंडीशन थी आपकी, मैं ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ये हमारी कंडीशन थी, मान लीजिए इस तरह से रेड, ठीक है, और वाइट वाले को हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारी कंडीशन थी वाइट वाली। ठीक है, तो मेंडल के हिसाब से तो जो F1 में रिजल्ट आना था वो ये आना चाहिए। ठीक है, बट एक्चुअल में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो देखो। एक्चुअल में आपका रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से, ये आपका एक्चुअल रिजल्ट आता है, यानी कि इसमें आपका वाइट भी प्रेजेंट है और आपका रेड भी एक साथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि को डोमिनेंस एक साथ डोमिनेट करेंगे दोनों आपके ट्रेट, तो आपका ये रिजल्ट आता है इससे। तो ये होता है आपका को डोमिनेंस। आई होप जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ आ गई होगी। मेंडल के हिसाब से तो रेड आना चाहिए था डोमिनेंट के हिसाब से, बट एक्चुअल में को डोमिनेंस में दोनों कलर आपके एक साथ डोमिनेंस शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका को डोमिनेंस। तो ये आपकी चलो इसको तो छोड़ देते हैं, ये आपकी ये वाली कंडीशन यहाँ पे आती है। अब जब इसको हम दोबारा से क्रॉस करवाएंगे, किसको, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉसेस विद कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमें मिल जाएगा आर आर, देन आर आर, आर आर और आपका आर आर। तो इसमें क्या होगा, जो आपका कैपिटल आर आर वाला है ये तो प्योरली आपका रेड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये वाला है ये तुम्हारा किसको, वाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जो ये दो हैं, कौन से, ये दोनों, ये शो करेंगे तुम्हारी क्या, को डोमिनेंस। ठीक है, को डोमिनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे पता है जो को डोमिनेंस के लिए एक एग्जांपल हम स्टडी करते हैं वो किसका है, कैटल में कलर का। ठीक है, कैटल कलर, कैटल्स का एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए एक रेड कलर की कैटल लिया, एक वाइट कलर का कैटल लिया, क्रॉस किया तो हमारे पास ये आ गया। मेंडल के हिसाब से रेड कैटल आना चाहिए था, बट यहाँ पे को डोमिनेंस के हिसाब से ये वाली कंडीशन आ गई, जो आपकी कैटल का कलर था उसमें आपका रेड भी होगा और वाइट भी होगा। जब दोबारा से इनको क्रॉस किया तो क्या आ गया हमारे पास, एक प्योरली रेड कैटल, एक प्योरली वाइट कैटल, और दो हमारे पास को डोमिनेंस शो करेंगे, जो कि कैसा कलर हो गया आपका, रोन कलर इसे हम बोलते हैं। कैसा कलर है ये, रोन कलर इन कैटल। ये आपका एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का। आई होप जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है आपका मल्टीपल एलेलिज्म। थर्ड क्या है, मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स की एक तो खास बात क्या है, ये आपके पॉपुलेशंस में ही स्टडी किए जा सकते हैं। कैन बी स्टडीड, कैन बी स्टडीड ओनली इन पॉपुलेशंस। ठीक है,
ये आपकी पॉपुलेशन स्टडी में ही आपके स्टडी किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल हम स्टडी करते हैं वो क्या है आपका, ह्यूमन ब्लड का एग्जांपल, या सिंपली लिख सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपका ह्यूमंस का मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। तो ह्यूमंस के जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है उसमें आपके 3 कॉमन अलील्स होते हैं। कितने? 3 कॉमन अलील्स। और वो 3 कॉमन अलील, जस्ट ए सेकेंड, और वो 3 कॉमन अलील्स आपके कौन से हैं? IA, IB और आपका ये आई स्मॉल आई जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें देखो जो आपके IA एंड IB हैं ये क्या हो सकते हैं? ये आपके को डोमिनेंट हो सकते हैं अगर एक साथ प्रेजेंट है, और जो I है ये आपका रिसेसिव होता है, ठीक है। तो देखो ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? ब्लड ग्रुप क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं आपका? A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, या O हो सकता है। अब जीनोटाइप की अगर हम बात करें, किसकी? जीनोटाइप की, तो A का जीनोटाइप क्या हो सकता है? IA जीनोटाइप हो सकता है, या फिर IA और स्मॉल IA जीनोटाइप हो सकता है। सिमिलरली B के केस में IB हो सकता है, या IB स्मॉल I जीनोटाइप हो सकता है। और AB के केस में दोनों को डोमिनेट करेंगे IA IB। अच्छा ये याद रखना, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, और जो इसमें AB है ये AB आपका को डोमिनेंस भी शो करता है। क्या? को डोमिनेंस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और O के लिए सिर्फ आपकी एक ही कंडीशन आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है। आई होप जो चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना कि क्या एग्जाम्पल आपका कहाँ स्टडी किया जाता है। डायरेक्टली आपसे इस तरह भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आपका। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा इंटरजेनिक वाला। देखो इंटरजेनिक में डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ ये याद रखना कि एपिस्टेसिस वाले में मेनली इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा। एपिस्टेसिस में जो क्या है तुम्हारा, एपिस्टेसिस में डोमिनेंट के लिए स्टडी किया जाता है आपका समर स्क्वैश, या जिसे हम पेपो बोलते हैं, खीरा आपका, ठीक है। समर स्क्वैश को यूज़ करते हैं। और रिसेसिव के स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं आपका ओनियन, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद कर लेना, एपिस्टेसिस में डोमिनेंट की स्टडी के लिए समर स्क्वैश या पेपो, रिसेसिव के लिए ओनियन बल्ब को। और ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एंड प्लियोट्रोपी आपकी, देखो एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका जो फ्लावर कलर का जीन था, देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, फ्लावर कलर का जो जीन था वो प्लियोट्रोपिक था। उसी के साथ साथ जो तुम्हारा फिनाइल कीटोयूरिया होता है ह्यूमंस में, वो भी आपका प्लियोट्रोपी को शो करता है, ठीक है। यानी कि एक जो जीन होगी तुम्हारी बहुत सारे वहाँ पे आपके इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होगी, फिनोटिपिक ट्रेट्स को जनरेट कर रही होगी, तो उसे बोलते हैं आपका प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे आपका क्या, एक और टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं है बट आप लोगों को पढ़ना उसके बारे में भी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसका एक और नाम दिया जाता है, दैट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो शुरू करते हैं। तो आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोला जाता है, कई बार इसको मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम बात करें तो सबसे पहले स्टडी किसने किया था इसको? फर्स्टली इट वाज स्टडीड बाय निल्सन एनले। फर्स्ट स्टडीड बाय निल्सन एले, ठीक है। जो आपके निल्सन एले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को स्टडी किया था। और अगर बात की जाए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की जो स्टडी थी वो स्टडी किस में हुई थी,
इन कर्नल कलर इन वीट, कर्नल कलर इन वीट, जो आपका वीट का कर्नल कलर है उसमें आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की स्टडी की गई थी। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल जीन्स आपकी इन्वॉल्व होकर किसी एक एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जाम्पल के लिए जो ह्यूमन स्किन कलर है वो भी आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, type of inheritance that is controlled by, that is controlled by 3 or more genes, 3 or more genes, ठीक है। और इन 3 जीन में भी जो आपका डोमिनेंट एलील होगा, इन विच जो आपका डोमिनेंट एलील होगा उसका होगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट, इन विच the dominant alleles have cumulative effect, ठीक है। with each dominant allele, with each dominant allele expressing a part of trait, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। देखो सपोज करो, एक सिर्फ एग्जांपल के लिए समझना इसको, जो कैपिटल कैपिटल बी ये जो जीनोटाइप है ये प्रोड्यूस कर रहा है आपका डार्क रेड कलर, ठीक है, डार्क रेड कलर। इसमें देखो जो कैपिटल ए होगा वो कैसा है, वो है डोमिनेंट, ठीक है, और जो स्मॉल ए होगा वो कैसा होगा आपका रिसेसिव, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में हमने क्या बोला, ये रहा, देखो इसको ध्यान से, द डोमिनेंट अलील्स हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक्सप्रेसिंग अ पार्ट ऑफ ट्रेट, यानी कि जो डोमिनेंट अलील होगा वो आपके ट्रेट का पार्ट फॉर्म करेगा, यानी कि आपके ट्रेट को एक्सप्रेस होने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो कैपिटल ए है जिसमें सारे कैपिटल है वो प्रोड्यूस कर रहा है डार्क रेड, बट जैसे ही इसमें मान लीजिए आपका कैपिटल बी एक यहाँ पे स्मॉल हो गया, तो इससे आपका जो डार्क रेड था वो मीडियम रेड में चेंज हो गया, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे कैपिटल ए है, ये हो गया स्मॉल बी और ये भी हो गया आपका स्मॉल बी। अब इस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये यहाँ पे जो कलर बन रहा था वो और ज़्यादा लाइट हो गया, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट रेड, ठीक है। एंड सपोज करो यहाँ पे कैपिटल ए है, स्मॉल बी, अगर आपकी ये कंडीशन आ जाए, यानी कि यहाँ पे आपका कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, देन स्मॉल बी है, तो ये और ज़्यादा कलर लाइट आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लाइट रेड, ठीक है। एंड अल्टीमेटली अगर यहाँ पे हो जाए ए बी सारे आपके स्मॉल हो जाए, तो ये आपका चेंज हो जाएगा वाइट में। यानी कि तुम देख रहे हो, क्या चीज़ देख रहे हो, नीचे की जब तरफ तुम जा रहे हो क्या हो रहा है आपका, डोमिनेंट अलील डिक्रीज हो रहे हैं, डोमिनेंट अलील्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ डोमिनेंट अलील कम हो रहे। यहाँ पे 4 डोमिनेंट अलील थे, पूरा डार्क रेड कलर बन रहा था, यहाँ 3 डोमिनेंट अलील हैं, मीडियम रेड बना, यहाँ 2 डोमिनेंट अलील थे, इंटरमीडिएट रेड बना, यहाँ पे सिर्फ एक डोमिनेंट अलील था आपका, तो कैसा बना, लाइट रेड बना, यहाँ पे एक भी डोमिनेंट अलील नहीं था, यहाँ पे वाइट बना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स कम हो रहे हैं आपके, वैसे वैसे जो आपका कलर था वो वहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये है आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कई बार डायरेक्टली ना तुमसे क्वेश्चन में तुम देखोगे डायरेक्टली तुमसे रेशो पूछ लिया जाएगा, तो इसका जो रेशो है वो रेशो याद रख लेना तुम सिंपली। इसमें जो रेशो आता है वो आता है 1:6:15:20, ठीक है। देन यहाँ पे दोबारा से 20 के बाद घटता चला जाएगा, 15, 6,
और 1। तो एक चीज़ देखना, क्या इसमें जो तुम्हारा 20 है ये सबसे हाईएस्ट है। इसका ग्राफ मैं तुम्हें समझाता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। सपोज करो ये आपकी एक लाइन है, ये 20 वाला सबसे हाईएस्ट है, इसके साइड वाला थोड़ा सा कम हो गया 15 हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा कम हो गया 15 हो गया, यहाँ पे और थोड़ा सा कम हो गया दोनों तरफ 6 पे, और यहाँ पे सिर्फ 1 के 1 रह गया। ठीक है, तो अगर तुम इन पॉइंट्स पे क्या है, जो ये पॉइंट्स है तुम्हारे, इनका अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा, आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये तो जो तुम्हारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ग्राफ है वो ग्राफ इसी तरह से आता है। तो याद रखना, अगर ऐसा केस है तो तुम्हारा ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल के लिए तुम लिख सकते हो इसमें क्या, आपका जो हाइट इन मैन है, हाइट इन मैन, हाइट इन मैन, ये आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, क्योंकि आपकी 10 और 10 से भी ज्यादा पेयर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। मोर देन 10 पेयर्स ऑफ more than 10 pairs of genes are involved. आई होप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो भाई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम रिकॉल करेंगे पुरानी वाली। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो तुम्हें याद रखनी है, जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स थे वो किसने डिस्कवर किए, क्रोमोसोम्स डिस्कवर्ड बाय, सेल बाय वाले चैप्टर में वैसे मैंने ये चीज़ें सारी अच्छे से बता भी रखी हैं, बट कोई नहीं, रिकॉल हो जाएंगे एक बार। क्रोमोसोम्स डिस्कवर्ड बाय वोल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, देखो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, डायरेक्टली पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो क्रोमोसोम आपके डिस्कवर किए वोल्टर फ्लेमिंग ने। अब यहीं पे सवाल आता है, जो आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी, क्या चीज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, जस्ट ए सेकेंड, इनहेरिटेंस किसने दी आपकी ये, दिस वॉज गिवन बाय वोल्टर सूटन, वोल्टर सूटन, देखो कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी, एंड थियोडोर बोवेरी, थियोडोर बोवेरी। जो क्रोमोसोम डिस्कवर किए थे वो वोल्टर फ्लेमिंग था, और जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी दी वो वोल्टर सूटन था। यहीं पे एक और जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है, क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया, क्रोमोसोमल थ्योरी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने की आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी के रिगार्डिंग पहले तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब देखो बाकी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक सेकेंड। तो देखो भाई, अब देखो जो आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी है वो किसने दी थी आपकी, वो दी थी आपकी किसने, वोल्टर सूटन ने। ठीक है, तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी इसमें क्या किया सूटन ने, जो आपकी मेंडल की नॉलेज थी, सूटन ने क्या किया, सूटन ने यूनाइट कर दिया, ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ, यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ Mendelian principles, united the knowledge of Mendelian principles and chromosomal segregation, chromosomal segregation
सेग्रीगेशन, और उसने क्या फॉर्म कर दिया आपका क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, एंड उसी को क्या बोल दिया, एंड कॉल्ड इट एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सूटर ने सिंपली मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को यूज किया, किसको, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को, और क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की जो नॉलेज थी उनको मिला के आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे बना दी गई। उसका जो आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो थॉमस हंट मॉर्गन ने कर दिया। अब थॉमस हंट मॉर्गन ने जो अपनी जस्ट ए सेकंड भाई, थॉमस हंट मॉर्गन ने जो अपनी स्टडीज़ की थी वो किस पे की थी, आपकी ड्रोसोफिला पे। ये इतनी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके डायरेक्टली आपके यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मूव करते हैं आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की तरफ। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में आपसे क्या पूछा जा सकता है वो देखते हैं। लिंकेज है क्या, रिकॉम्बिनेशन है क्या, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो देखते हैं आपका लिंकेज। तो सबसे पहले यहाँ पे लिंकेज के बारे में तुम ये देखो, जो जस्ट ए सेकंड वही, जो तुम्हारी लिंकेज है ये लिंकेज ऑब्जर्व किसने की थी। फर्स्टली वी विल सी हु ऑब्जर्व्ड दिस, ऑब्जर्व्ड बाय, किसने आपका इसको ऑब्जर्व किया था। दूसरी चीज़ हम देखेंगे डिटेल स्टडी किसने की, डिटेल्ड स्टडी बाय। ठीक है, तो अगर लिंकेज की बात करें तो ऑब्जर्व किया था आपका बेटसन एंड पुनेट ने। किसने, ऑब्जर्व्ड बाय बेटसन एंड पुनेट, पुनेट जो भी आप बोलो। ठीक है, तो इन्होंने तो इसको लिंकेज को ऑब्जर्व किया था। डिटेल्ड स्टडी आपकी किसने की थी, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, और अब आपसे पूछा जाए बेटसन एंड पुनेट ने ऑब्जर्व करने के लिए किस चीज़ को यूज़ किया था, आपका किस में ऑब्जर्व किया था लिंकेज को, स्वीट पी में। थॉमस हंट मॉर्गन ने डिटेल्ड स्टडी किस में की थी, आपकी ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, और यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और याद रखना, जो तुम्हारी टर्म है क्या, जो ये तुम्हारी टर्म है, ये तुम्हारी टर्म किसने दी थी, लिंकेज जो ये टर्म है तुम्हारी, ये आपकी किसने दी थी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये भी दी थी आपकी थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है। लिंकेज टर्म दी थॉमस हंट मॉर्गन ने, ऑब्जर्व किसने करी, बेटसन एंड पुनेट ने, डिटेल्ड स्टडी किसने करी, आपकी थॉमस हंट मॉर्गन ने ही। तो अब देख लेते हैं कि लिंकेज आपकी सिंपली होती क्या है। देखो, लिंकेज सिंपली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपकी कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो बिना चेंज हुए जनरेशन टू जनरेशन एक साथ इनहेरिट होती चली जाती है, यानी कि उनका ट्रांसफर एक साथ होता है आपका, क्योंकि वो आपकी जीन्स एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। तो उसी को हम बोल देते हैं आपका लिंकेज। तो एक सिंपल सी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो देखो, लिंकेज इज द फिनोमिना, linkage is the phenomena of certain genes, to be inherit together from generations to generations, विदाउट चेंज, बिना किसी बदलाव के वो एक साथ इनहेरिट होती चली जाती है। ठीक है, किस उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम,
सेम क्रोमोजोम। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो लिंकेज की आपकी डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और आती है आपकी, लिंकेज ग्रुप। तो वो लिंकेज ग्रुप क्या होता है एक बार ये और देख लेते हैं हम। लिंकेज ग्रुप, ठीक है, तो देखो भाई लिंकेज ग्रुप आपका क्या है। अगर डेफिनेशन देखें तो लिंकेज ग्रुप को हम बोल सकते हैं क्या, इट इज द, एक सेकेंड, इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन हैप्लॉइड सेट, इन हैप्लॉइड सेट। ठीक है, यानी कि एक आपके हैप्लॉइड क्रोमोसोम पे जितने भी आपकी क्या प्रेजेंट होंगी, आपकी जीन्स आपकी जो प्रेजेंट होंगी वो सारी फॉर्म करेंगी आपका एक लिंकेज ग्रुप। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, यहाँ बताया सही है आपको बट थोड़ा सा लिखवा गलत दिया। ठीक है, तो कोई नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट, एक सेकंड, इट इज द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम इन अ हैप्लॉइड सेट, इन अ हैप्लॉइड सेट। तो उसी को हम बोल देते हैं आपका एक लिंकेज ग्रुप। लिंकेज हो गया, लिंकेज ग्रुप हो गया। अब देखो यहाँ पे सपोज करो ये आपका एक जस्ट ए सेकेंड, वी शुड यूज, ये आपका एक क्रोमोसोम है और ये इस क्रोमोसोम पे आपकी अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पे जितनी भी ये जीन्स हैं ये सारी एक साथ फॉर्म करेंगी आपका क्या, एक लिंकेज ग्रुप। क्या फॉर्म करेंगी आपका, ये फॉर्म करेंगे आपका लिंकेज ग्रुप। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, एक क्रोमोसोम पे जितनी जीन्स होती हैं वो सारी कलेक्टिवली आपका एक लिंकेज ग्रुप यहाँ पे फॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे लिंकेज की कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि आपको एज इट इज़ याद रखनी है। सबसे पहले क्या होती है आपकी, जो आपकी लिंकेज है, इट ऑकर्स इन सेम, जो आपकी लिंक्ड जीन्स है, ठीक है, लिंक्ड जीन्स के बीच में लिंकेज होगी ना, तो वो जो आपकी लिंक्ड जीन्स है वो आपकी सेम क्रोमोसोम पे मिलती है। लिंक्ड जीन्स occur in same chromosome, in same chromosome, ठीक है, सेम क्रोमोसोम। अब सेकंड पॉइंट देखो यहीं पे आपका सेकंड पॉइंट क्या है, जो आपकी जीन्स होंगी वो एक लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगी, दे लाई इन लीनियर सीक्वेंस ऑन क्रोमोसोम, लीनियर, दे लाई इन लीनियर सीक्वेंस ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, इनकी जो आपकी लिंक्ड जीन्स होती है इनकी टेंडेंसी होती है एक साथ इनहेरिट होने की, और वो कोशिश करती हैं आपकी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को मेंटेन करने की। इनहेरिट टुगेदर एंड मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और एक लास्ट जो आपका पॉइंट रह जाता है वो देखो फोर्थ, आपकी लिंक्ड जीन्स के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी लिंकेज आपकी कम होगी। ठीक है, डिस्टेंस, एक सेकेंड भाई, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है, आपकी जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा आपकी, और कम होगा तो क्या होगा। अगर डिस्टेंस जीन्स के बीच में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लेस लिंकेज, लिंकेज क्या होगी, लेस लिंकेज, यानी कि लिंकेज आपकी कम होगी। और डिस्टेंस अगर जीन्स के बीच में कम होगा तो मोर लिंकेज, ठीक है। एंड एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड भाई,
और इसमें फिर देखो, जहाँ पे आपकी लिंकेज कम होगी वहाँ पे क्या होगा, मोर रिकॉम्बिनेशन, मोर रिकॉम्बिनेशन, वहाँ पे आपके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और जहाँ लिंकेज अच्छी खासी होगी वहाँ पे आपके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन लेस। ठीक है, आई होप आपको लिंकेज का जो ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे मैं तुम्हें कुछ थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि तुम्हें एज इट इज़ यहाँ पे याद रखनी है। तो देखो, एक सेकेंड, सबसे पहले ये याद रखना, जो आपके जेनेटिक मैप्स थे वो सबसे पहले किसने बनाए थे, क्या चीज़, जेनेटिक मैप्स, जो आपकी लिंकेज व रिकॉम्बिनेशन की स्टडीज़ के लिए यूज़ किए जाते। तो जेनेटिक मैप्स आपके किसने दिए थे, अल्फ्रेड, जस्ट ए सेकेंड, अल्फ्रेड स्टुअर्ट, ठीक है। तो आपके जेनेटिक मैप्स दिए थे आपके अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने। एंड यहीं पे आपकी जो क्या है, जो तुम्हारी लिंकेज है, यहाँ पे कुछ आपके यूनिट्स यूज़ की जाती है। तो उन यूनिट्स का मतलब क्या होता है वो देखो, एक सेकंड भाई, एम आपका यूज़ किया जाता है मॉर्गन, यानी कि आपकी 100% लिंकेज। ठीक है, क्या है, मॉर्गन इज़ फॉर 100% लिंकेज। देन डेसी मॉर्गन आपकी 10% लिंकेज। ठीक है, और फिर है तुम्हारा सेंटी मॉर्गन, एक सेकंड भाई, सेंटी मॉर्गन है तुम्हारा 1% लिंकेज। देखो, देखने में ये चीज़ आसान लग रही, बट ये आपके जब तुम PYQs देखोगे इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखने में ईजी है, वैसे मुश्किल तो नहीं कहूँगा, बट जब क्वेश्चन करते हैं तो हम सेंटीमीटर और ये डेसी मॉर्गन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको क्लियरली याद रखना किसका क्या मतलब है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे आपका वही लिंकेज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर को हम कंप्लीट करने की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी मैं बिल्कुल कंसाइज तुम्हें बताऊंगा जिस तरह से तुम्हें याद करना है। ठीक है, डायरेक्टली जैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखो भाई, सबसे पहले एक टेबल में बना लेता हूँ एक बार। देखो भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में सुनो, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऑलरेडी पता भी होगी। ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जो तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल आपका डिसाइड होता है आपका फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। और ये मोस्टली डिपेंड करता है मेल इंडिविजुअल पे, क्योंकि फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं वो तो सिर्फ एक्स टाइप के ही होते हैं, बट जो मेल ह्यूमन के स्पर्म होते हैं वो एक्स टाइप के भी हो सकते हैं, वाई टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। फीमेल के जो गैमीट होते हैं वो सिर्फ एक्स टाइप के होते हैं। मेल का जो स्पर्म होता है ह्यूमंस में एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। तो जब फीमेल का गैमीट मेल के एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स बनेगा, यानी कि आपकी फीमेल बनेगी। और जब फीमेल का गैमीट मेल के वाई के साथ मिलेगा तो आपका मेल इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस में केस में आपका सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल पेरेंट्स में से आपके पिता पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम्स हैं, जिसमें सबसे पहले देखो, ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है वो है XY। ठीक है, और ड्रोसोफिला में भी XY है, ग्रास ऑपर में XO सिस्टम है, और बर्ड्स में तुम्हारा ZW सिस्टम है। अब इसमें क्या क्या सिस्टम है वो देखो, इसमें जो तुम्हें याद रखना है। ह्यूमंस के केस में मेल होता है तुम्हारा XY और फीमेल होती है तुम्हारी XX। ड्रोसोफिला के केस में भी सेम है, मेल होता है XY, फीमेल होती है तुम्हारी XX। ग्रास ऑपर के केस में मेल होता है तुम्हारा XO और फीमेल होती है तुम्हारी XX। तीनों केस में तुम्हें क्या दिख रहा है, जो मेल हेट्रोगैमिटी है। ठीक है, इन तीनों केस में क्या तुम्हें देखने को जस्ट ए सेकंड भाई, इन तीनों केस में तुम्हें देखने को मिल रहा है क्या, मेल हेट्रोगैमिटी, मेल हेट्रोगैमिटी। तीनों में ही मेल हेट्रोगैमिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि फीमेल के जो गैमिट्स है वो होमोगैमिट्स है। बट बर्ड्स वाले कंडीशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है।
बर्ड्स की कंडीशन में मेल वाले केस में क्या है, होमोगैमीट्स प्रेजेंट है और फीमेल यहाँ पे आपकी हेट्रोगैमिटी शो कर रही है। तो इस केस में क्या है आपकी फीमेल हेट्रोगैमिटी, फीमेल हेट्रोगैमिटी। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। बर्ड्स के केस में सिर्फ आपको फीमेल हेट्रोगैमिटी देखने को मिलती है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये यहाँ मेल है, ये फीमेल है, और इतना अगर ये तुमने टेबल याद कर लिया तो तुम्हारा काम चल जाएगा। बर्ड्स में आपकी बटरफ्लाइज में, एक सेकेंड, किसमें तुम्हारी बर्ड्स में आपकी बटरफ्लाइज में भी ये देखने को मिलता है, बटरफ्लाइज में और आपकी मोथ में भी। ठीक है, इनमें आपका क्या देखने को मिलता है, आपका फीमेल हेट्रोगैमिटी देखने को मिलता है। वहीं पे जो तुम्हारी ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में थोड़ा सा एक अलग सिस्टम भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो हेडिंग डाल लेते हैं, जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी किसमें, आपकी ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला। ठीक है, एक सेकेंड, और वो जेनिक बैलेंस किस चीज़ का होता है, आपका X/A रेशो, यानी कि एलोजोम्स और ऑटोजोम्स का यहाँ पे रेशो होता है, जो वो आपका सेक्स को डिटरमाइन करता है कि आपका सेक्स क्या होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीज़ भले ही नहीं दे रखी, बट यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए कोई भी चीज़ हम ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकता हो। तो ये किस में होती है, जेनिक बैलेंस थ्योरी आपकी ड्रोसोफिला के लिए है, जिसमें क्या देखते हैं, X/A रेशो हम देखते हैं, यानी कि एलोजोम और ऑटोजोम्स के रेशो से आपका सेक्स डिटरमाइन होता है। तो देखो सपोज करो, मान लीजिए आपका X/A, यानी कि एलोजोम भी एक है और ऑटोजोम भी एक है, तो ओवरऑल रेशो आ गया एक। ठीक है, अब मान लीजिए आपका X/A रेशो क्या हो गया आपका, मान लीजिए आपका X 1 है और ऑटोजोम आपके 2 है, तो रेशो आ गया 0.5। तो यहाँ पे अलग अलग आपकी ये वैल्यूज आती है, तो ये आपको याद रखना है इन वैल्यूज से क्या होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको अब बता दूंगा, जस्ट ए सेकेंड, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर आपका क्या होगा, रेशो आ जाएगा 1, तो उससे डेवलप होगी आपकी नॉर्मल फीमेल। क्या डेवलप होगी आपकी, नॉर्मल फीमेल। ठीक है, अगर आपका रेशो आ जाएगा 0.5, तो उससे डेवलप होगा आपका नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल आपका डेवलप होगा। ठीक है, अब इस रेशो से ज़्यादा वैल्यू अगर आएगी तो वहाँ पे डेवलप होंगे मेटा फीमेल, मेटा फीमेल्स। ठीक है, वैल्यू कैसी होगी, मोर देन 1 होगी। और अगर वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी आ जाएगी, लेस देन 0.5 आएगी, तो इस कंडीशन में डेवलप होंगे आपके क्या, मेटा मेल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई वैल्यू होगी, एक से कम, सॉरी एक से ज़्यादा और 0.5 से आपकी कम होगी। ठीक है, एक से कम होगी और 0.5 से ज़्यादा होगी, सॉरी कितनी कितनी हो सकती है वैल्यू आपकी, एक से तो कम होगी, लेस देन 1 एंड मोर देन 0.5। तो इस कंडीशन में आपके डेवलप होंगे क्या, इंटरसेक्स। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेशो अगर 0.5 आता है, X/A का रेशो 0.5 आता है तो नॉर्मल मेल डेवलप होगा। अगर X/A का रेशो 1 आता है तो नॉर्मल फीमेल होगी। 0.5 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है तो क्या डेवलप होंगे आपके, इंटरसेक्स डेवलप होंगे। और एक से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो मेटा फीमेल्स होंगी, एक से कम अगर वैल्यू है तो मेटा मेल आपके डेवलप होंगे। तो ये है आपकी जेनिक बैलेंस थ्योरी। भाई सारी चीज़ें बिल्कुल कंसाइज और पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताई, टाइम वेस्ट किसी भी तरह से आपका नहीं हुआ है। ठीक है, एंड यहीं पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और याद रख लेना, जो आपका एक्स क्रोमोजोम है वो किसने ढूंढा था, एक्स क्रोमोजोम डिस्कवर्ड बाय, वो एक्स क्रोमोजोम आपका ढूंढा था किसने, हैंकिंग ने। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग।
आई होप यहाँ तक जो भी आपको बताया गया सारा साथ के साथ याद हो गया होगा। देखो वैसे तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला हमारा ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट थोड़ी सी मैं एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा। देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का पर्पज़ ये है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, मान लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड भाई, अरे यार ये सीधा क्यों नहीं डेवलप, चलो कोई नहीं, देख लेते इसको, एक सेकेंड, लास्ट ट्राई, ये इस तरह से, ठीक है। देन एक और यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं आपका, तो ये देखो, ये तुम्हारे मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिए, ये है तुम्हारे दो क्रोमोजोम। ये जो लंबे वाला क्रोमोजोम है ये है तुम्हारा एक्स क्रोमोजोम और ये है तुम्हारा वाई क्रोमोजोम। भाई पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में या एंट्रेंस वगैरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक्स क्रोमोजोम है, ये वाई क्रोमोजोम है। तो आपके इन क्रोमोजोम्स में कुछ आपके रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ये टर्मिनल रीजन है, ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं पार 1, ठीक है। ये तो एक्स क्रोमोजोम का पार 1, ये हो गया आपका वाई क्रोमोजोम का पार 1। पार का मतलब है सूडो ऑटोजोमल रीजन। क्या है पार, में यहां लिखवा देता हूं आपका, पार क्या होता है, सूडो ऑटोजोमल, ऑटोजोमल, सूडो ऑटोजोमल रीजन, ठीक है। पार का मतलब होता है सूडो ऑटोजोमल रीजन। अब इसके बाद देखो, ये पार 1 हो गया, और जो नीचे ये प्रेजेंट है दोनों में, ये कुछ इस तरह से आपका ये हो जाता है आपका पार 2। ये एक्स का पार 2, ये आपका वाई का पार 2। ये आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। तो एक तो सूडो ऑटोजोमल रीजन होते हैं, फिर जो तुम्हारा एक्स क्रोमोजोम होता है, देखो ध्यान रखना, ये है एक्स और ये है तुम्हारा वाई क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है आपका एनपीएक्स रीजन। ये जो बीच वाला है ये है आपका क्या, एनपीएक्स रीजन। एनपीएक्स, एनपीएक्स बोले तो नॉन सूडो ऑटोजोमल पोर्शन ऑफ एक्स, नॉन सूडो ऑटोजोमल, नॉन सूडो ऑटोजोमल, नॉन सूडो ऑटोजोमल पोर्शन ऑफ एक्स, पोर्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया। फिर जो तुम्हारा वाई क्रोमोजोम होता है उसमें यहां पे प्रेजेंट होता है एमएसवाई। एमएसवाई बोले तो आपका मेल स्पेसिफिक रीजन वाई, मेल स्पेसिफिक, मेल स्पेसिफिक रीजन वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक बार मैं जो बताऊंगा, आपका एक्स क्रोमोजोम में क्या प्रेजेंट है, पार 1 और पार 2। वाई क्रोमोजोम में क्या प्रेजेंट है, पार 1 और पार 2। फिर एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है एनपीएक्स रीजन, वाई क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है एमएसवाई रीजन। इतना आपको समझ आ गया होगा बेसिक स्ट्रक्चर आपके एक्स और वाई क्रोमोजोम का। अब यहां देखना एक इंपॉर्टेंट, जो आपकी एक्स और वाई क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है, उस पेयरिंग में आपके पार रीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पे बताना है मेरे को आपको। देखो क्या, पेयरिंग ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, पेयरिंग ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम इज मेड पॉसिबल बाय अ मेजर रीजन, जो कि है आपका पार 1, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्स और वाई क्रोमोजोम में पेयरिंग, क्या चीज, पेयरिंग ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, तो कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, पार 1 रीजन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स और वाई क्रोमोजोम की पेयरिंग में। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना वो ये है कि जो आपके एनपीएक्स और एमएसवाई हैं, एनपीएक्स एंड एमएसवाई डोंट रिकम्बाइन विद ईच अदर, डोंट रिकम्बाइन विद ईच अदर, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते आपके
NPX और MSY रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बस इतना याद रख लेना। तो भाई नेक्स्ट पार्ट इसमें वैसे तो आपका पेडिग्री वाला आ जाता है, तो पेडिग्री इसमें हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन केस अगर तुम्हें पेडिग्री में भी इशू हो तो तुम कमेंट कर देना, अलग से मैं एक पेडिग्री की वीडियो डाल दूंगा। अब हम डायरेक्टली आपका जेनेटिक डिसऑर्डर वाले पार्ट पे मूव करेंगे। तो कुछ एक दो चार छोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, वो तुम्हें याद रखनी बस। देखो एक सेकेंड, जो तुम्हारा क्या होता है, एक होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है, कोई भी ट्रेट आपका डोमिनेंट कब होगा, जो हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा। तो डोमिनेंट के लिए लिख सकते हैं डजंट स्किप जनरेशन, ठीक है। ये आपका डिसऑर्डर वाले पार्ट में काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रही कोई। डोमिनेंट हो गया ये। फिर रिसेसिव कौन सा होगा ट्रेट आपका, रिसेसिव वो होगा जो एक जनरेशन में प्रेजेंट होगा बट उससे अगली में प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि स्किप जनरेशन, ठीक है। अब यहीं पे डोमिनेंट रिसेसिव हो गया। एक होता है ऑटोजोमल, एक होता है सेक्स लिंक्ड। तो ऑटोजोमल वो होता है जो अफेक्ट करता है बोथ मेल एंड फीमेल, अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। एंड सेक्स लिंक्ड वो होता है जो किसी पर्टिकुलर एक सेक्स को इफेक्ट करता है आपका, ठीक है, अफेक्ट वन सेक्स, ठीक है, वन सेक्स। तो आई होप जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है ये आपको समझ आ गई होगी। और अब हम देखेंगे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक सेकंड, तो क्या देखेंगे हम आपके अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो देखो जो तुम्हारे क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये तुम्हारे दो तरह के हो सकते हैं। अब वो दो टाइप कौन कौन से, वो देखो एक बार। एक तो ये हो सकते हैं तुम्हारे मेंडेलियन, एक तो हो सकते हैं मेंडेलियन, और दूसरे ये आपके डिसऑर्डर हो सकते हैं क्रोमोजोमल। देखो जिस तरह से जितना मैं बताऊंगा अगर तुम उतना भी याद कर लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस आराम से लग जाएंगे। एक टाइप होता है मेंडेलियन, दूसरा टाइप होता है तुम्हारा क्रोमोजोमल, ठीक है। तो देखो अब जो क्रोमोजोमल है यहीं पे बस एक बार कंसाइज करके बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आगे देखेंगे। एक चीज़ देखो, जो क्रोमोजोमल होते हैं वो फर्दर तुम्हारे दो टाइप के हो सकते हैं, ऑटोजोमल। देखो इनिशियली जो मैं तुम्हें जो भी ये चार्ट बताता हूँ ना, इस तरह से कंपैरेटिव चीज़ें बताता हूँ, अगर तुम्हें वो याद हो जाती है ना तो बाकी का डिटेल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली तुम याद कर पाओगे। और एक्स लिंक्ड, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के, मेंडेलियन और क्रोमोजोमल। अब जो तुम्हारे क्रोमोजोमल हैं वो फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑटोजोमल, दूसरा एक्स लिंक्ड। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कर लेना, एग्जाम्पल याद रख लेना जो भी मैं तुम्हें बताऊँ। ऑटोजोमल में आ जाएगा तुम्हारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो कि क्रोमोजोम 21 की वजह से होता है। फिर यहीं पे आ जाता है तुम्हारा पटाऊ सिंड्रोम, डाउन के बाद पटाऊ सिंड्रोम, जो कि क्रोमोजोम 15 की वजह से होता है। फिर यहीं पे आ जाता है तुम्हारा एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि क्रोमोजोम 18 की वजह से होता है। और यहीं पे एक आ जाता है तुम्हारा क्राइडू कैट सिंड्रोम, क्राइडू चैट या क्राइडू चैट होता है वैसे, ये क्रोमोजोम 5 की वजह से होता है। इसमें आपकी एक आर्म डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। फिर जो तुम्हारा एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड में तुम्हें सिर्फ दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक तो क्लेनफेल्टर और दूसरा तुम्हें याद रखना है टर्नर, ठीक है। देखो डिटेल्स तो तुम लोग इजीली याद कर लोगे कि किस सिंड्रोम में क्या दिक्कत होती है, बट एक्चुअल दिक्कत बच्चों को पता है शुरू में आती है, उनको ये नहीं समझ में आता कौन सा क्रोमोजोमल है कौन सा मेंडेलियन। तो इसीलिए मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर का तुम्हें पहले के कॉन्सेप्ट मैप बनवा दिया चार्ट फ्लो में, ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ। और एग्जाम्पल एक बार तुम्हें याद हो गए कौन सा किसका है, तो बाकी तो दिक्कत कुछ आएगी ही नहीं। अब देखते हैं मेंडेलियन वाले। तो देखो भाई ये हाँ जस्ट ए सेकेंड, क्या हाँ आपके मेंडेलियन वाले, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे मेंडेलियन वालों को। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, नाउ लेट्स सी। तो देखो जो तुम्हारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये भी तुम्हारे फर्दर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। वो दो टाइप कौन कौन से हैं, एक तो ये हो सकते हैं ऑटोजोमल,
ऑटोजोमल, और दूसरे हो सकते हैं तुम्हारे सेक्स क्रोमोजोमल। ठीक है, ऑटोजोमल हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोजोमल। ध्यान से देखना, मेंडेलियन दो तरह के हो सकते हैं, ऑटोजोमल और सेक्स क्रोमोजोमल। अब इनके फर्दर दो टाइप हैं जो तुम्हें याद करने हैं। ऑटोजोमल फिर दोबारा से तुम्हारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है तुम्हारा रिसेसिव, क्या हो सकता है, रिसेसिव, और एक हो सकता है तुम्हारा क्या, डोमिनेंट। और आपके सेक्स क्रोमोजोमल भी होते हैं दो टाइप के, जो कि एक आपका रिसेसिव, ठीक है, वैसे इसमें आपका मेनली रिसेसिव ही है, डोमिनेंट के ऐसे एग्जाम्पल भी नहीं है इसमें। एक है आपका रिसेसिव और दूसरा है आपका डोमिनेंट। ठीक है, तो अब इसमें मैं सिर्फ आपको जो एग्जाम्पल बताऊंगा, बस वो एग्जाम्पल एज इट इज़ याद कर लेना जहां बताया जाए, उससे आपका काम चल जाएगा। ऑटोजोमल में देखो, मेंडेलियन में, ऑटोजोमल में, रिसेसिव में याद करना आपको सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा समझ जाना इसको। सेकंड है आपका थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है। थर्ड है आपका सिस्टिक एल कैप्टोन यूरिया, एल कैप्टोन यूरिया, ठीक है, शुरू में डिस्कस किया था। देन है आपका इसमें एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, ठीक है। उसके बाद है आपका टेसेक्स, ठीक है। टेसेक्स के बाद है आपका गाउचर, देन उसके बाद है आपका फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया, ठीक है। एंड एक यहाँ पे आ जाता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो मोस्टली जो तुम क्वेश्चन देखोगे ना, वो आपसे यही पूछा जाता है, टाइप पूछा जाता है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल एज इट इज़ याद है तो तुम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। डोमिनेंट में यहाँ पे याद रखना, एक तो अल्जाइमर, देन एनरीडिया, एनरीडिया, ठीक है, अल्जाइमर हो गया, एनरीडिया हो गया, एकोंड्रोप्लासिया, अकोंड्रोप्लासिया, ठीक है। देन आपका ब्रैकीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली, फिर आपका पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, ठीक है। और इसमें है आपका हंटिंगटन्स कोरिया, हंटिंगटन्स कोरिया, ठीक है। और है आपका इसमें न्यूरोफेब्रोमेटोसिस, न्यूरोफेब्रोमेटोसिस, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, एक होती है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, क्या, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रोफी। देखो जो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है ये तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है। फिर एक डुचनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, वो तुम्हारी क्या है, वो सेक्स क्रोमोजोमल रिसेसिव है, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है एक, और यहाँ पे होती है क्या, नीचे लिखवा देता हूँ ताकि, एक सेकेंड, यहाँ दिस इज डुकनीज, जो भी तुम बोलो, DUCHENNE, जस्ट ए सेकेंड, NE, डुचनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रोफी, ठीक है। ये तुम्हारी है क्या, सेक्स क्रोमोजोमल रिसेसिव। मायोटोनिक ऑटोजोमल डोमिनेंट है और डुचनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी सेक्स क्रोमोजोमल रिसेसिव है। इसके अलावा जो यहाँ पे एग्जांपल आपको याद रखनी है वो है आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। देन आपका कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। देन आपका नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये चार आपके यहाँ पे हैं। एंड डोमिनेंट में एक सेकंड, यहाँ पे एक और तुम याद रख लेना,
एक और यहाँ पे होता है आपका क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, G6P डेफिशिएंसी, ये भी आपका सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, तो इनको याद रख लेना और इनसे तुम्हारा काम चल जाएगा। और यहाँ पे डोमिनेंट वाले में ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने इतने एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोजोमल डोमिनेंट है और डुचनीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, बाकी देखते हैं आपका, ये आपका पूरा फ्लो चार्ट हो गया है। एंड और जो भी तुम्हारे डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी में दे रखे उनको थोड़ा सा तुम डिटेल में एनसीईआरटी से ही कवर कर लेना। अगर ये फ्लो चार्ट तुम्हें याद हो गया, डिसऑर्डर में कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आई, तो तुम्हारे डिसऑर्डर वाला पार्ट हो गया। डिसऑर्डर में इस चार्ट को याद करके एज इट इज फ्लो चार्ट को एनसीईआरटी वाला पार्ट कर लेना। एंड अब यहीं पे ना तुम्हारी छोटी मोटी चीज़ें आती जो एनसीईआरटी में तो नहीं है बट पीजी लेवल पे तुमसे पूछी जा सकती हैं। एक तुमने सुनी होगी क्या, जो तुम्हारे क्या होती बेंडिंग टेक्निक्स होती हैं कुछ। ठीक है, तो वो बेंडिंग टेक्निक्स में यहाँ समराइज, एक सेकंड भाई, जस्ट ए सेकंड। तो वो जो बेंडिंग टेक्निक्स है मैं तुम्हें यहाँ समराइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन तुम देखोगे PYQs में देखे भाई मैंने बेंडिंग से भी। वैसे तो ये नेट लेवल का टॉपिक है आपका। ठीक है, बेंडिंग टेक्निक्स। तो बेंडिंग टेक्निक्स में तुम्हें 4 तरह की बेंडिंग होती है, बस उनको याद रख लेना, जितना मैं बताऊं सिर्फ उतना। सबसे पहले जी बेंडिंग। ठीक है, एक जी बेंडिंग है, एक आर बेंडिंग है, जी बेंडिंग आर बेंडिंग, एक क्यू बेंडिंग है। ठीक है, और एक सी बेंडिंग है, सी बेंडिंग। अब देखो जी बेंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपका डी नेचुरेशन के लिए ट्रिप्सिन यूज़ किया जाता है, सिर्फ इतना याद रख लेना, ट्रिप्सिन यूज़ होता है। और यहाँ पे जो आपके एटी रिच रीजन्स होते हैं वहाँ पे फॉर्म होते हैं डार्क बैंड। ठीक है, और जो जीसी रिच बैंड होते हैं वहाँ पे फॉर्म होते हैं आपके लाइट बैंड। ठीक है, और फिर आती है आपकी आर बेंडिंग। आर बेंडिंग होती है आपकी रिवर्स ऑफ जी बेंडिंग, यानी कि जी बेंडिंग की ये आपकी उल्टा होता है। तो आर बेंडिंग में आपका क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे थर्मल डीनेचुरेशन, थर्मल डीनेचुरेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, जी बेंडिंग में एटी में डार्क बन रहे थे, आर बेंडिंग में एटी में लाइट बनेंगे, एटी में लाइट बैंड होंगे। ठीक है, और जीसी में आपके डार्क बैंड फॉर्म होंगे रिवर्स बेंडिंग में। ठीक है, फिर होती है आपकी क्यू बेंडिंग। जो तुम्हारी क्यू बेंडिंग है यहाँ पे क्यू यानी कि क्विनाक्राइन एक डाई यूज़ की जाती है, क्विनाक्राइन मस्टर्ड यूज़ होती है यहाँ पे आपकी। ठीक है, फिर होती है आपकी सी बेंडिंग। अब जो तुम्हारी सी बेंडिंग है, सी बेंडिंग में यूज़ किया जाता है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका सी बेंडिंग में यूज़ होता है। और यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है आपका, सी होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा, वो देखो। एक आपने सुना होगा सी वैल्यू, सी वैल्यू क्या होती है आपकी यहाँ, तो देखो सी वैल्यू, सी वैल्यू का मतलब होता है हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट पर सेल, हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट, हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट पर सेल। ठीक है, ये होती है आपकी सी वैल्यू। फिर यहीं पे तुमने सुना होगा एक सी वैल्यू पैराडॉक्स, वो क्या होती है, सी वैल्यू पैराडॉक्स। देखो सी वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब होता है अगर ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि उसका जीनोम साइज भी बढ़ना चाहिए। बट पैराडॉक्स है तो इसमें उसको फॉलो नहीं करते, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ है, बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, जीनोम का साइज बड़ा होगा, तो ऐसा कोई कोरिलेशन यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी सी वैल्यू पैराडॉक्स, यानी कि लैक ऑफ कोरिलेशन, लैक ऑफ कोरिलेशन, लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन
जीनोम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर यहीं पे एक होती है जी वैल्यू पैराडॉक्स। नेक्स्ट इज योर जी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, अब जी वैल्यू पैराडॉक्स देखो, ये क्या होता है आपका, लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स, number of protein coding genes and genes among eukaryotes and prokaryotes। एक सेकेंड, देखो जी वैल्यू पैराडॉक्स क्या आपका, लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स अमंग यूकारियोट्स and their relative biological complexity यानी कि देखो यूकारियोट्स हैं, साइज भी बड़ा हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही, तो उनमें प्रोटीन कोडिंग जीन्स ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मली, बट ऐसा नहीं होता है। तो यही होता है आपका क्या, जी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, एंड यहीं पे एक छोटी सी चीज़ याद रखना, आपका एक कर्व होती है, उस कर्व में तुम सिंपल इतना याद रखना, एक कोट वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है, कोट वैल्यू होती है। अगर वो कोट वैल्यू हाई है, क्या है, एक सेकेंड, क्या होती है, एक चीज़ होती है आपकी, एक कोट वैल्यू करके होता है। अगर कोट वैल्यू क्या है, हाई है, तो इसका मतलब क्या है, आपका यूनिक डीएनए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोट वैल्यू अगर हाई है तो यानी कि यूनिक डीएनए प्रेजेंट है, आपका क्या प्रेजेंट है, यूनिक डीएनए। और अगर आपकी क्या है, कोट वैल्यू लो है, तो यानी कि आपका क्या प्रेजेंट है, रिपीटेटिव डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट है आपका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वन शॉट कंप्लीट होता है। अब एक चीज़ और भाई, आपकी जेनेटिक्स में एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि तुम्हारा मैटरनल इनहेरिटेंस हो गया, और जो इसमें तुम्हारा म्यूटेशंस वाला पार्ट है। तो जेनेटिक्स के जो और एक दो टॉपिक्स हैं उनके ऑलरेडी मैंने वन शॉट डाल रखे हैं, तो उन टॉपिक्स के वन शॉट को मैं आपका डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, या तुम्हें आई बटन में दिख रहा होगा वहाँ पिन कर दूंगा। तो उन एक दो टॉपिक्स को भी तुम कवर कर लेना, मैटरनल इनहेरिटेंस हो गया, म्यूटेशन वाला पार्ट हो गया, तो उनको भी ज़रूर देख लेना। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और भाई कमेंट करके बता दिया करो, तुम्हारे कमेंट ही मोटिवेट करते कंटिन्यूसली कंटेंट बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली, एंड बाकी चैप्टर्स को भी ज़रूर देखना। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।